सो लास्ट क्वेश्चन है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इसके बाद हम कुछ और स्टार्ट करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर लास्ट चैप्टर। भाई देखकर जस्ट इस ग्राफ को बता सकते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? देखो आयशा का आंसर आया सही है, बस एक आयशा का ही आंसर है और किसी का नहीं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बता दो मुझे। नायला का भी सही है। अबे तुम्हारा ही ओपन है, रुको। हाँ, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सब तो बता ही दिया, चैट रूम खुला ही हुआ है, अब तो सबको दिख रहा होगा। अरे जहां से स्टार्ट करता है ना ये, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भाई। दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। 3 into 10 raised to the power of 15 hertz। ये जहां से शुरू कर रहा है दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, 3 into 10 raised power 15 hertz। अब वर्क फंक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है? एच न्यू नॉट। तो h is 6.626 into 10 raised to the power minus 34 multiplied by 3 into 10 raised to the power 15। तो ये 18 और ये 19.8 into 10 raised to the power minus 19 जूल। ये वर्क फंक्शन है। अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, so it's 19.8 into 10 raised to the power minus 19 divided by 1.6 into 10 raised to the power minus 19। कैंसिल हो गया। ये आया 19.8 डिवाइडेड बाय 1.6, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं इसे भी कैलकुलेट कर दूं, ये रहा मेरा कैलकुलेटर, ये आया 19.8 डिवाइडेड बाय 1.6, तो आ गया 12.375। दिस इज द वर्क फंक्शन। भाई बताइए, क्लियर है इतना? चलिए, अच्छा मुझे आपको एक थ्योरेटिकल चीज भेजनी थी, मैं जरा जहन से निकल गया, कि वेव थ्योरी क्यों फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये थ्योरेटिकल एक टॉपिक है जो मुझे आपको भेजना है। मैंने शायद लास्ट क्लास में भी लिखा होगा, ऐसे लिख लो, फिर मैं टॉपिक लिख देता हूँ। मैं अभी पीडीएफ भिजवा देता हूँ इन लोगों से। ये मुझे आपको भेजना है, फेलियर ऑफ, अच्छा नहीं हुआ जीशान, लिखिए लिखिए। जी निशान, इतना हो जाए तो बताइएगा मुझे। हुआ जीशान? तो देखिए, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट।
वेव थ्योरी को यूज कर आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके कई रीजन हैं। ये मैं आपको नोट्स लिख कर दूंगा, मतलब मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। टॉपिक लिख लीजिए, इसके बाद हम एटम शुरू करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इतना लिख लीजिए। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सबसे पहला जो मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर का आया था दैट वाज डेल्टन मॉडल। देखिए, हम जितने भी मॉडल डिस्कस करेंगे, हर मॉडल की कुछ अचीवमेंट्स हैं और हर एक मॉडल की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे डेल्टन का मॉडल है, डेल्टन के मॉडल का सबसे बड़ा अचीवमेंट यह था, इसने कॉन्सेप्ट ऑफ एटम दिया था। हर मॉडल की अचीवमेंट्स लिखेंगे और फिर उसकी लिमिटेशंस लिखेंगे, ड्रॉबैक क्या था। तो इस मॉडल ने इंट्रोड्यूस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। इसने एटम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। इसमें से पहला ड्रॉबैक ये था कि इसके अकॉर्डिंग, इस मॉडल डाल्टन के मॉडल के अकॉर्डिंग एटम इज इंडिविजिबल। बट आप जानते हो कि एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, तो ये एक लिमिटेशन या ड्रॉबैक था कि एटम इज इंडिविजिबल। ये एक इशू था डेल्टन के मॉडल के साथ। हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा मेजर रदरफोर्ड मॉडल से। ये तो जस्ट मैं आपको पता होना चाहिए इसलिए डिस्कस कर रहा हूं। जे जे थॉमसन मॉडल। जे जे थॉमसन का जो मॉडल है, इसकी अचीवमेंट ये है कि ये वो मॉडल था जिसने पहली बार सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट दिया था। जे जे थॉमसन ने कहा था कि एटम फर्दर डिवाइड हो सकता है। ये डिवाइड होगा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में। इसका अचीवमेंट यही था दैट एटम हैव सब स्ट्रक्चर, कि एटम में सब स्ट्रक्चर्स है। एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। ये अचीवमेंट था जे जे थॉमसन के मॉडल का। कुछ ड्रॉबैक भी है। सो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो जे जे थॉमसन के मॉडल का यही था कि इसका जो एटॉमिक मॉडल था वो स्टेबल नहीं था, और इट कैन नॉट एक्सप्लेन emission spectrum, emission and absorption spectrum of elements. पहली चीज तो ये कि ये स्टेबल नहीं था। दूसरा ये था कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं हुआ। जो लोग एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं जानते, एमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है विबग्योर। जैसे आप प्रिज्म से जब लाइट पास कराते हैं तो ये लाइट इस पूरे में टूट जाती है ना, डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट कर जाती है। इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। हर एलिमेंट एक पर्टिकुलर तरह का एमिशन स्पेक्ट्रम जनरेट करता है। पर्टिकुलर का क्या मतलब है? हो सकता है किसी एलिमेंट में सिर्फ वायलेट, इंडिगो, ब्लू आ रहा हो, किसी एलिमेंट में हो सकता है सिर्फ ग्रीन, येलो, रेड आ रहा हो, किसी में हो सकता है सिर्फ ऑरेंज और रेड आ रहा हो। अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रम्स होंगे, लेकिन कोई भी स्पेक्ट्रम जे जे थॉमसन का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो ये ड्रॉबैक या लिमिटेशन कह दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो मॉडल आया, जहां से आपको थोड़ी सी डिटेल पढ़नी है, दैट इज रदरफोर्ड मॉडल। यहां भी मैं लिख देता हूं, फिर हम डिटेल में रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे। रदरफोर्ड के मॉडल का जो मेजर अचीवमेंट है, वो अचीवमेंट है, इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट पहली बार रदरफोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया था। न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। कुछ ड्रॉबैक भी हैं।
कि जो भी स्पेक्ट्रम होता है इसके अकॉर्डिंग दैट स्पेक्ट्रम शुड बी अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एलिमेंट्स में एक टाइप का स्पेक्ट्रम होता है जिसे लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अभी तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम लाइन स्पेक्ट्रम डिटेल में करते चले जाएंगे। तो ये ड्रॉबैक है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन line spectrum of elements. It cannot explain line spectrum of elements. ये एलिमेंट्स के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ये मेजर ड्रॉबैक था। तो हर मॉडल का एक अचीवमेंट है, एक ड्रॉबैक है, एक अचीवमेंट है, एक ड्रॉबैक है, अचीवमेंट है, ड्रॉबैक है। तो ये तीन तरह के मॉडल्स हैं, डेल्टन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड। इसे लिखिए, फिर रदरफोर्ड मॉडल बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। भाई हो जाए इतना, मुझे बताइए रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन कर दो। चलो भाई, सबने लिख लिया? जिशान हुआ, अरमान, खुराम। नेक्स्ट देखिए, रदरफोर्ड मॉडल स्टडी करते हैं। देखिए, रदरफोर्ड मॉडल स्टार्ट होता है विद द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये स्टार्ट होता है विद अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड मॉडल स्टार्ट होगा। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट्स थे, परफॉर्म्ड बाय गीगर एंड मार्स्टन। अच्छा मुझे बताओगे कब ये पहली बार तुमने इस कब पढ़ा था? ये इससे पहले भी पढ़ा होगा तुमने, फर्स्ट टाइम कब पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल? क्लास नाइन्थ में पढ़ा था ना? तो जो आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा बस उसी का रिवीजन है। टेंथ में कहाँ होता है? टेंथ में नहीं होता, नाइन्थ में होता है। नाइन्थ में जो था बस उसी को रिवाइज करोगे, ज्यादातर चीजें वही हैं जो आपने नाइन्थ में पढ़ी थी, थोड़ी सी चीजें ज्यादा इंक्लूड होंगी। तो देखो, रदरफोर्ड मॉडल वाज परफॉर्म बाय गीगर एंड मार्ट्स। इन्होंने करा क्या? इन्होंने एक इनक्लोजर लिया, ये इवैक्यूएटेड है, इसे कह सकते हैं आप कि ये वैक्यूम चैम्बर है। ये एक वैक्यूम चैम्बर लिया इन्होंने, इवैक्यूएटेड है, इसमें कोई एयर वगैरह कुछ नहीं है, ये वैक्यूम चैम्बर है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, यहां पर ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स रखी, इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव सोर्स रखी। रेडियो एक्टिव सोर्स से क्या होगा, और ये जो रेडियो एक्टिव सोर्स थी बेसिकली बिस्मथ था। बिस्मथ इज रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेस कॉन्टिन्यूसली बाहर निकल रहे होते। तो इसमें से कॉन्टिन्यूसली कुछ अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली।
अब ये अल्फा पार्टिकल्स रैंडमली जा रहे होंगे, तो इन अल्फा पार्टिकल्स को एक बहुत ही फाइन बीम बनाने के लिए यहां पर इस तरह का सिस्टम यूज किया, मतलब दो ब्रिक वॉल यूज करी और उन वॉल्स के बीच में एक बहुत छोटी सी ओपनिंग है। इसका जो नाम होता है इसे कॉलीमीटर कहते हैं। कॉलीमीटर। तो इसका काम सिर्फ ये होगा कि एक फाइन बीम बना देगा। इसके बाद इन्होंने यहां पर एक गोल्ड फॉइल, ये एक गोल्ड फॉइल है, ये गोल्ड फॉइल है। सो देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप बहुत सिंपल सा है। यहां से अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स है। आपको पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली आयनाइज्ड हीलियम, He2+। डबली आयनाइज्ड जो हीलियम होगा उसे आप अल्फा पार्टिकल कहेंगे। तो यहां से कुछ अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे और ये अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलकर इस गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक करेंगे। बस ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। ये सारा ये सोर्स यूज करी थी अल्फा पार्टिकल जनरेट करने के लिए। ये कॉलीमेटर का काम सिर्फ ये है कि फाइन बीम बना दे और इसके बाद जाकर गोल्ड फॉइल के ऊपर इसे इंसिडेंट करना है। ये कुछ ऐसा, अल्फा पार्टिकल्स हैवी पार्टिकल्स होते हैं, हीलियम के आयंस है। ये कुछ ऐसा है, आप बहुत सारे हीलियम के आयंस लीजिए और उसे वॉल पे मार दीजिए। अगर आप बहुत सारे हीलियम के आयंस को वॉल पर मार रहे हैं, और वॉल किससे बनी हुई है? गोल्ड से बनी हुई है। बहुत थिन गोल्ड फॉइल है, इसकी थिकनेस है 2.1 into 10 raised to the power -7 मीटर। दिस इज द थिकनेस। या मैं अलग से लिख देता हूं यहाँ कि जो थिकनेस है गोल्ड फॉइल की, thickness of gold foil is 2.1 into 10 raised to the power -7 मीटर। यहां मैंने अल्फा पार्टिकल की बीम इंसिडेंट कर दी। क्या लगता है आप लोगों को, बीम स्कैटर हो जाएगी? अगर मैं आपसे कहूं बहुत सारी बॉल से मैंने उठाकर वॉल पे मारा, तो क्या एक्स है? बॉल, वॉल को बॉल स्ट्राइक करेंगी और वापस आ जाएंगी, क्योंकि आप ये मान के चलते हैं कि वॉल रिजिड है, बॉल स्ट्राइक करेंगी और वापस आ जाएंगी। लेकिन यहां जो हुआ वो बड़ा अजीब था। यहां हुआ क्या कि मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल ऐसे पास हो गए जैसे कोई डिफ्लेक्शन ही ना, जैसे किसी से कोलाइड ही ना हुए हो। मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल बिना किसी डेविएशन के पास हो गए। सो यहां से मैं ऑब्जर्वेशंस यूज कर रहा हूं। एक्सपेरिमेंट में क्या किया? एक्सपेरिमेंट में दे बम्बार्ड अल्फा पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स लिए और गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड कर दिया। तो यहां हुआ क्या, मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल पास हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ऑब्जर्वेशंस देखिएगा। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, मेजॉरिटी जो अल्फा पार्टिकल की थी वो पास हो गई विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, most of the alpha particles pass without any deflection। ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो बहुत कम एंगल पर
डाइवर्ट हुए मींस कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो ऐसे चले गए, कम एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए। सो फ्यू, ऐसे आई ना पूरी बीम अल्फा पार्टिकल्स की, ज्यादातर तो स्ट्रेट चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो डेविएट हुए। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, few alpha particles deviate at small angle। बहुत कम स्मॉल एंगल पर डेविएट हुए, और उससे भी कम थे जो अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल पर, मींस ऐसे आए और ऐसे डिफ्लेक्ट करके लार्ज एंगल पर जो डिफ्लेक्ट हुए, डिफ्लेक्शन हुआ। विदाउट डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, सीधा चला गया, कुछ डेविएट हुआ, कुछ बहुत लार्ज एंगल पर डेविएट हुए। Many deviate at large angle। बहुत अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो लार्ज एंगल पर डेविएट हो गए, और बहुत ही कम ऐसे थे, नहीं सॉरी नॉट मैनी, वेरी फ्यू, बहुत ही कम, और बहुत कम 1 in 8,000 अल्फा पार्टिकल्स, ये बहुत रेयर था, रिफ्लेक्ट बैक। तो ये ऑब्जर्वेशंस है। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास हो गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के, कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो डेविएट हुए स्मॉल एंगल पर, बहुत ही कम थे जो लार्ज एंगल पर डेविएट हुए, ज्यादातर ऐसे निकल गए, कुछ थोड़ा बहुत डेविएट हुए, बहुत कम थे जो लार्ज डेविएट हुए, और बहुत ही ज्यादा कम थे ऐसे जो रिफ्लेक्ट बैक हो गए। रिफ्लेक्ट बैक होने का मतलब है ऐसा गया और ऐसे आ गया, ऐसे गया और वापस आ गया, ऐसे और कम थे। तो इसको मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं कि बहुत कम थे जो ऐसे गए और वापस आ गए, ये रिफ्लेक्ट बैक हो गए। तो ये ऑब्जर्वेशंस थी इसकी। भाई ये बताओ, ये एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन समझ में आई? एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा है? करा क्या, अल्फा पार्टिकल्स को लिया और गोल्ड फॉइल के ऊपर लेके मार दिया, दैट्स इट, ये एक्सपेरिमेंट है। ऑब्जर्वेशंस क्या है, ज्यादातर पास हो जाते हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के, कुछ पास होते हैं स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट होते हैं, बहुत कम है जो लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट होते हैं, और बहुत ही ज्यादा कम है जो वापस आ जाते हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। अब परेशानी ये है कि अल्फा पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते नेकेड आई से, ऐसा नहीं होता आप देख लोगे अल्फा पार्टिकल्स को। तो यहां पर क्या करते हैं, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन यूज करते हैं। जिंक सल्फाइड स्क्रीन यूज करते हैं जिसे कहते हैं ZNS स्क्रीन। ZNS स्क्रीन की खासियत ये होती है, जब भी अल्फा पार्टिकल इस ZNS स्क्रीन को स्ट्राइक करेगा तो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है। सो दैट इज योर रदरफोर्ड मॉडल कि मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल पास हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स थे विच डिफ्लेक्ट एट अ स्मॉल एंगल, और कम थे विच डिफ्लेक्ट एट अ लार्ज एंगल, और बहुत छोटा नंबर था विच एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट बैक, गया और वापस आ गया। सो दैट इज योर रदरफोर्ड मॉडल। ये ऑब्जर्वेशंस थी। अब इन ऑब्जर्वेशंस से कंक्लूजन्स है, रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स लिए। सो पहला जो ऑब्जर्वेशन है जिसमें ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहे हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, वहां से ये पहला कंक्लूजन आया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी। एटम के अंदर ज्यादातर जो स्पेस होगी दैट स्पेस इज एम्प्टी, खाली है। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज किसी एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है। ये जो अल्फा पार्टिकल्स है ना जो वापस आ रहे हैं, ये तभी आ सकते हैं जब ये जाकर कोई ऐसी जगह हो जहां बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हो, उससे स्ट्राइक करें और वापस आ जाए, ये तभी पॉसिबल है।
तो सेकंड जो कंक्लूजन हो सकता है वो कंक्लूजन ये हो सकता है कि ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम is concentrated at a point known as nucleus. कि ये जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, ये सारा पॉजिटिव चार्ज किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है, जिस पॉइंट को आप न्यूक्लियस कहते हैं। ये कंक्लूजन है। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट, ये ऑब्जर्वेशंस और ये कंक्लूजन। इन कंक्लूजन की बेसिस पर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, सिंपल सा मॉडल था। ऑल पॉजिटिव चार्ज इज इन न्यूक्लियस, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर है। दूसरा पॉइंट था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। भाई देखिए ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, कुछ चीजें मैं लिखाऊंगा, कुछ चीजें मैं समझा दूंगा, आपके साथ नोट शेयर कर लूंगा। सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। तो ये रदरफोर्ड का एटम है कि ये एटम है, सेंटर पर न्यूक्लियस है विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ऐसे कर कर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करें अराउंड द न्यूक्लियस। दिस इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। भाई बताइए तीनों चीजें समझ में, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन और फाइनली उससे जो रदरफोर्ड का मॉडल आया। ये सिंपल सा रदरफोर्ड का मॉडल है। इसमें छोटी छोटी चीजें और कैलकुलेट करनी है, बट रदरफोर्ड मॉडल है ये। तो एटम में ऐसे ही होता है, ज्यादातर जो जगह है वो एम्प्टी है, वैक्यूम है। मीन्स अगर आप जहां बैठे हैं, आपके सामने जो वॉल होगी, उस वॉल का एक बड़ा पोर्शन है, 90% पोर्शन जो खाली है, वॉइड्स हैं, वैक्यूम है, खाली जगह है। ये सब खाली जगह है, यहाँ कुछ नहीं है एटम में। बस इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं इसके अराउंड, जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, बीच में खाली जगह है। सो दैट वाज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इतना लिखिए। फिर कुछ चीजें यहाँ कैलकुलेट करनी होती हैं, कुछ थ्योरी आती है, वो लिखते हैं। फिर हम नेक्स्ट मॉडल स्टार्ट करेंगे। इतना लिख लीजिए तो बताइए, नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। वन इन 8,000। वन इन 8,000। आमना कंक्लूजन का सेकेंड पॉइंट है, एटम में जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है, वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। अल्फा पार्टिकल्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको चाहिए कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज किसी एक जगह हो। अगर आप चाहते हैं कि अल्फा पार्टिकल एग्जैक्टली ऐसे बाउंस बैक कर दें, कि अल्फा पार्टिकल ऐसे आया, यहां देखिए हमने ऐसे आया और ऐसे ही वापस चला गया, ये तभी हो सकता है जब ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एटम का किसी एक जगह हो। तो उसने कहा एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज किसी एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और उस जगह का नाम उसने न्यूक्लियस दे दिया। तो ये मॉडल बना कि सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह है,
और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। भाई ये नहीं लिखा था आप लोगों ने? लिखिए 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 लिखिए, जिनसे लोग नहीं लिख पाए थे। अच्छा अच्छा, लिखिए लिखिए लिखिए, जिन लोगों ने नहीं लिखा है ऐसे लिखिए। आमना अरमान हो जाए तो मुझे बताना, नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। भाई लिखा? चलिए, ये भी हो जाए तो बताइए। कुछ छोटी छोटी चीजें और कैलकुलेट करनी है। सबने लिख लिया इसको? चलिए नेक्स्ट देखिए। सो रदरफोर्ड मॉडल तो यही है। अब आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं, देखिए क्वेश्चंस में क्या क्या कैलकुलेशंस करवाता है। जैसे एक कैलकुलेशन है, वो है अल्फा पार्टिकल ट्राजेक्ट्री। अल्फा पार्टिकल ट्राजेक्ट्री। तो देखिए अल्फा पार्टिकल ट्राजेक्ट्री क्या है। बेसिकली आपके पास ये एटम है, ये एटम है, इसके सेंटर पर ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज एटम से बहुत ही छोटा होता है। इतना छोटा, मान लो कि पूरा, अगर आपने एक फुटबॉल फील्ड ली हुई है, दैट इज एन एटम। फुटबॉल फील्ड के सेंटर पर एक बॉल रख दीजिए, टेनिस बॉल रख दीजिए, वो टेनिस बॉल न्यूक्लियस है। सो अल्फा पार्टिकल ट्राजेक्ट्री में आपको डिसाइड करना है कि अल्फा पार्टिकल्स इस एटम में से कैसे पास होंगे। तो ये मैंने कुछ अल्फा पार्टिकल्स लिए जो बहुत न्यूक्लियस के दूर से पास हो रहे हैं, ऐसे। ये अल्फा पार्टिकल्स। भाई क्या लगता है आपको, ये अल्फा पार्टिकल डेविएट होगा, स्ट्रेट जाएगा, बहुत ज्यादा डेविएट होगा, क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस के बहुत दूर से जा रहा है। और हमेशा आप अल्फा पार्टिकल को ऐसे माना करो, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली आयनाइज हीलियम एटम, He2+। ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। क्या लगता है आप लोगों को? बहुत दूर है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से बहुत दूर है तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट जाएगा। इतना दूर है कि न्यूक्लियस पे कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, तो डेविएशन होगा, बहुत माइनर सा डेविएशन होगा, ऐसा लगेगा कि ये स्ट्रेट चला गया विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो जो मैं कह रहा था ना कि कुछ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास होंगे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ये वो अल्फा पार्टिकल्स ऐसे पास हो गए स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन।
He2+. विदाउट एनी डिफ्लेक्शन ये अल्फा पार्टिकल्स पास होगा स्ट्रेट अवे। कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये ऐसे हैं जो किसी स्मॉल एंगल पर डेविएट हो रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं जिनको आपने ऐसे इंसिडेंट किया और ये अल्फा पार्टिकल्स ऐसे डेविएट हो गए, स्मॉल एंगल के डेविएट हुए। इनको डेविएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की वजह से डेविएट हो जाएंगे। दिस इज अल्फा पार्टिकल। दिस मींस नो डिफ्लेक्शन, स्ट्रेट चला गया। नो डिफ्लेक्शन या नो डेविएशन, स्मॉल डेविएशन, स्मॉल डेविएशन, नो डेविएशन। ये आया और ये कुछ ऐसे पास हो गया, स्मॉल डेविएशन। अब कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो और करीब जाएंगे। क्या लगता है आप लोगों को? देखो कुछ चीजें तो आप एक्सपेक्ट करोगे, जो बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, और न्यूक्लियस के करीब जा रहा है। इसके साथ क्या होना चाहिए? स्मॉल एंगल से डेविएट होगा, लार्ज एंगल से? लार्ज एंगल से। हाँ, देखो देखो ये बहुत ज्यादा डेविएट हो गया। जितना न्यूक्लियस के पास से जाएगा उतना ज्यादा डेविएशन। इट्स अ वेरी लार्ज डेविएशन। ये लार्ज डेविएशन है। इस एंगल को अल्फ थीटा कहते हैं। देखो ये सीधे जा रहा था, ये जितना डेविएट हुआ दैट इज थीटा। ये सीधे जा रहा था, ये जितना डेविएट हुआ दैट इज थीटा। अब मैंने एक अल्फा पार्टिकल को सीधे डाल दिया इसके ऊपर, ऐसे गया। क्या होगा इस अल्फा पार्टिकल के साथ? ऐसे गया अल्फा पार्टिकल के साथ, क्या होगा? इट विल बाउंस बैक। यस, अल्फा पार्टिकल विल बाउंस बैक, इट विल रिफ्लेक्ट बैक, वापस आ जाएगा। और ये बहुत कम होगा। अब तो मैं अंदाजा लग रहा है वही वापस आएगा जो बिल्कुल न्यूक्लियस को स्ट्राइक कर रहा होगा। इसी चीज को अगर मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू इसे प्लॉट करने के लिए कहूं, मैं आपसे कहता हूं एक ग्राफ प्लॉट करिए, नेक्स्ट स्लाइड पे ड्रॉ कर रहा हूं, फिर लिख लीजिएगा, मैं पूरा टाइम दूंगा लिखने के लिए। पहले अभी समझ में आ रहा है ना आपके, तो अभी ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर है एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा। एक्स एक्सिस के ऊपर है एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा, और y एक्सिस के ऊपर है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड। अब मुझे बताओ, जब एंगल ऑफ स्कैटरिंग 0 है तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम है या बहुत ज्यादा है? क्या लगता है आपको? एंगल ऑफ स्कैटरिंग या एंगल ऑफ डेविएशन अगर स्मॉल है तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्मॉल होगा या लार्ज होगा? अच्छा, हाँ भाई लार्ज होगा यार, स्मॉल क्यों होगा? देखो अभी लिखा था मोस्ट, देखो जरा ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा था, मोस्ट ऑफ पार्टिकल पास विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ स्कैटरिंग बहुत कम है तो नंबर अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे नंबर अल्फा पार्टिकल कम होते चले जाएंगे। इसका मतलब ये कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स होंगे जो लार्ज एंगल पर डेविएट होंगे। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल या तो डेविएट ही नहीं होंगे, या डेविएट होंगे भी तो स्मॉल एंगल पर। तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे ज्यादा एंगल पर स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल चाहिए तो कम मिलेंगे। सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल कहां मिलेंगे? जो स्मॉल एंगल पर स्कैटर्ड होंगे। तो ये है
एन थीटा वर्सेस थीटा इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग और डेविएशन हो गया। ये है आपका ग्राफ, ऐसा होगा। इसे प्लॉट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये समझ में आया? तो आया ना ग्राफ? एक ये चीज पूछता है रदरफोर्ड मॉडल में से, जो पहली चीज पूछता है वो ये पूछता है, ट्राजेक्टरी पूछेगा और ये ग्राफ पूछेगा। ड्रॉ करिए, ड्रॉ करिए। ओके, इसे ड्रॉ कर लीजिए। भाई जब प्लॉट हो जाए तो मुझे बताइए, फिर हम एक चीज और है, अभी एक दो कैलकुलेशंस और हैं छोटी छोटी जो आनी चाहिए आपको। बस देखो, ये आखिरी चैप्टर है सिलेबस का, इसके बाद सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर से 80% पोर्शन हट गया है, सिर्फ कुछ 20% पोर्शन है, कुछ डेफिनेशंस हैं, एक क्लास का काम होता है, बस वो बचा हुआ है, बाकी सब हट गया। आखिरी है ये तुम्हारा सिलेबस का। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखिए और क्या चाहिए अब। दो चीजें और, डिस्टेंस ऑफ, नहीं जीशान वो हट गया, वो इसके बाद का जो था ना न्यूक्लियस, वो हट गया। न्यूक्लियस में कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो देखिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का क्या मतलब है। इफ दिस इज न्यूक्लियस, भाई ये एटम है और इस एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है। ये आपने अल्फा पार्टिकल लिया और अल्फा पार्टिकल को आपने न्यूक्लियस के ऊपर इंसिडेंट कर दिया। हम्म, जरा कुछ चीजें बताना मुझे। जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब आएगा, न्यूक्लियस क्या करेगा? क्या लगता है आप लोगों को, अल्फा पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करने की कोशिश करेगा? जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब आ रहा है, न्यूक्लियस क्या करेगा? अल्फा पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? हाँ जी, रिपेल करेगा ना। तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल करीब आएगा, न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को रिपेल करेगा। अच्छा, रिपेल करने की वजह से क्या लगता है, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल बढ़ेगी या कम होगी? अच्छा, बड़ा मुश्किल काम है क्या ये? हाँ,
यस, काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाएगी, धीरे धीरे रुकता जाएगा और एक टाइम आएगा जब जाकर ये रुक जाएगा। इसके आगे नहीं जा सकता क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। तो देखो न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में एक सेपरेशन है, रुक गया ना रिपल्जन की वजह से। इस सेपरेशन को आप कहेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच। दिस आर नॉट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच, दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच। तो व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच? इट इज minimum distance between alpha particle एंड न्यूक्लियस। इससे कम अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस नहीं हो सकता। इसी मिनिमम डिस्टेंस को आप कहेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अच्छा एक चीज और बताइए, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच, कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर जाकर होगा क्या? अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई, किसमें कन्वर्ट हो गई? गई कहां? कम होते होते जीरो हो गई। गई कहां काइनेटिक एनर्जी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लोजेस्ट अप्रोच काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, जीरो हो गई। कहां गई? यस, सब सही बता रहे हैं। इट कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, इट कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है? किसी भी एटम के, इस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर Z है, मतलब क्या होता है एटॉमिक नंबर का? अरे बता दो जरा, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नायला ने कुछ बताया लेकिन गड़बड़ है। और कोई बताएगा मुझे? एटॉमिक नंबर सुना हो कहीं, कहीं कुछ सुना हो? शाहीन का सही है, जीशान का सही है, आयशा का भी सही है, अबू हुरैरा का भी सही है। यस, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन का नंबर है भाई एटॉमिक नंबर। सो अगर इसमें Z प्रोटॉन्स हैं तो चार्ज कितना होगा? एक प्रोटॉन पर E चार्ज होता है, तो Z प्रोटॉन्स पर कितना चार्ज आ जाएगा? इस पर चार्ज होगा Ze न्यूक्लियस पर। चार्ज ऑन न्यूक्लियस। तो देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मींस आर नॉट, at distance r naught, kinetic energy of electrons is equal to potential energy of the system. This is potential energy. अच्छा इलेक्ट्रॉन की नहीं थी, सॉरी, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी थी जो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी है 1/4πε0। प्रोटॉन पर चार्ज है Ze, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज है 2e, दोनों के बीच में सेपरेशन है r नॉट। ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन था, हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था, 1/4πε0 Q1 Q2/r। सो यहां से आप r नॉट निकाल सकते हैं। r नॉट आ गया Ze² ओवर 4πε0 इंटू हाफ mv²। So that is the distance of closed approach, Ze square by 4πε0 half mv²। So ये distance of closed approach है, means minimum distance between nucleus and alpha particles। और जब बाद में, इस टाइम तो नहीं लेकिन बाद में जब लोगों ने न्यूक्लियस का साइज मेजर किया तो न्यूक्लियस का साइज कुछ इतना ही आता है, इसी के आसपास। तो आप कह सकते हैं इट इज
याद देखिएगा इसे, ऑफ द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज रफली इसी ऑर्डर का होता है जिस ऑर्डर का आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मिलेगा। इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। भाई सब लिख लो तो बताओ मुझे। अरे हाँ, फायका सही कह रही है भाई, फायका सही कह रही है। तू भी तो था यहाँ। यस, फायका यही है, कहीं नहीं गया। यही है, यही, कहीं नहीं गया। चलो भाई, लिख लिया सबने। इसके बाद एक लास्ट आता है जो आपसे पूछा जाता है, इम्पैक्ट पैरामीटर, रदरफोर्ड मॉडल। लास्ट आता है इम्पैक्ट पैरामीटर। तो समझिए जरा इम्पैक्ट पैरामीटर क्या चीज है। So it is the perpendicular distance of velocity vector of alpha particles from central line of nucleus. From central line of nucleus. तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये है आपका एटम। एटम के कहीं सेंटर पर ये न्यूक्लियस है। ये है सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस के सेंटर से जो लाइन पास हो रही है, ये वो सेंट्रल लाइन है। दिस इज द सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस। ये आपका अल्फा पार्टिकल है, ये इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी के डायरेक्शन और सेंट्रल ऑफ लाइन ऑफ न्यूक्लियस के बीच का जो सेपरेशन होगा उसे बी कहेंगे। दिस बी इज इंपैक्ट पैरामीटर। ये आपका इंपैक्ट पैरामीटर, ये डेफिनेशन है इंपैक्ट पैरामीटर की।
perpendicular distance between the central line of the nucleus and the velocity vector. So this perpendicular distance is basically your impact parameter. इम्पैक्ट पैरामीटर कैलकुलेट कैसे करते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर होता है 1/, इसकी डेरिवेशन आपके पास नहीं है तो डेरिवेशन की टेंशन मत लीजिएगा, जेड स्क्वायर cot theta by 2 divided by half mv square means the kinetic energy of the electron, where theta is angle of deviation means अल्फा पार्टिकल जितना डेविएट होगा, ये वो है कि अल्फा पार्टिकल ऐसे आया और कुछ डेविएट हो गया, थोड़ा सा डेविएट हो गया, तो ये जो एंगल है ना, इस एंगल को हम थीटा कहते हैं. This is angle of deviation. ये स्कैटरिंग भी कह सकते हैं आप इस एंगल को. अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं थीटा डिक्रीज कर रहा हूं ऑन डिक्रीजिंग थीटा, थीटा में डिक्रीज कर रहा हूं, नॉट थीटा, बी, इम्पैक्ट पैरामीटर में डिक्रीज कर रहा हूं, मींस अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब से जा रहा है, तो थीटा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कम होगा या बढ़ जाएगा? थीटा इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? बी कम करने का मतलब है अल्फा पार्टिकल पास से जा रहा है न्यूक्लियस के, थीटा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? गुड, अब तक सबके आंसर सही आए, सबके नहीं आए लेकिन फायका का गलत आया है, बाकी सबके सही थे. नायला का भी गलत आया है. अरे भाई आप बी डिक्रीज करेंगे तो अल्फा पार्टिकल करीब से जाएगा न्यूक्लियस के, जितना न्यूक्लियस के करीब जाएगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा ना. देखो अभी ड्रॉ करा था, ये कहां गया, यहां, जितना करीब जाएगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा. तो ऑन डिक्रीजिंग बी, एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा डिक्रीजेस, थीटा डिक्रीज कर जाएगा जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, बी कम करेंगे, सॉरी थीटा इंक्रीजेस, थीटा बढ़ेगा. आप बी कम करिए, थीटा बढ़ जाएगा. अच्छा इसके बाद एक चीज और है, अगर आप बी जीरो कर दें, बी जीरो करने का क्या मतलब है? हेड ऑन कोलिजन, ये वाला कोलिजन बी इक्वल टू जीरो, हेड ऑन कोलिजन. तो याद देखिएगा बी जीरो होगा तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा ना 180 डिग्री. इसे लिख लीजिए, ये पूछ लेता है कभी कभी आपसे, ये पूछ लेता है आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन में, ये फॉर्मूला पूछ लेता है आपसे. अब जस्ट रदरफोर्ड मॉडल की कुछ लिमिटेशंस है. इतना हो जाए तो मुझे बताइए, खत्म. रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशंस देखते हैं, रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीट हुआ. चलिए इम्पैक्ट पैरामीटर हो गया. इसके बाद देखिए लिमिटेशन.
लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन में पहली लिमिटेशन आती है कि ये एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। पहली लिमिटेशन यही है कि एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो देखो एटम की स्टेबिलिटी ना एक्सप्लेन कर पाने का क्या मतलब था। दिस इज एटम। रदरफोर्ड मॉडल यही था ना कि एटम है और एटम के सेंटर पर यहां न्यूक्लियस है। दिस इज न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। अब जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि दिस रिवॉल्विंग, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट करेगा तो लाइट एमिट करेगा। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन should emit इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है इट शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और फाइनली क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करने का मतलब है इट्स एनर्जी विल डिक्रीज, इसकी एनर्जी डिक्रीज कर देगी। एंड फाइनली इट विल फॉल इन द न्यूक्लियस। सो ये ऐसे आया, इसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी, जैसे जैसे एनर्जी कम होगी। एनर्जी क्यों कम हो रही है, इसमें से लाइट एनर्जी बाहर निकल रही है, इसकी एनर्जी लाइट की फॉर्म में बाहर निकल रही है। एनर्जी कम होते होते फाइनली इट शुड फॉल इन द न्यूक्लियस। दिस शुड हैपन अगर आप रदरफोर्ड मॉडल को सही लेते हैं। बट ऐसा नहीं होता, एटम तो स्टेबल होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाए। तो ये पहली लिमिटेशन, कहीं कुछ रदरफोर्ड गलत कर रहा था। दूसरा, दूसरी लिमिटेशन ये थी कि रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग जो भी स्पेक्ट्रम होगा वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है विबग्योर की, जहां वायलेट खत्म हुआ वहां इंडिगो शुरू हुआ, ब्लू आया, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, कहीं कोई गैप नहीं है। ऐसे नहीं है कि बीच में ब्लैक आ रहा हो, कहीं कोई गैप नहीं है, जब कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, नो सॉरी, रदरफोर्ड मॉडल, spectrum should be continuous. स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। बट जितने भी स्पेक्ट्रम है दे आर लाइन स्पेक्ट्रम। बट जितने भी ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम्स हैं वो सारे के सारे स्पेक्ट्रम एक्चुअल में लाइन स्पेक्ट्रम्स होते हैं। गैप्स होते हैं, वायलेट आएगा फिर गैप आएगा, फिर ब्लू आएगा फिर गैप आएगा। वो गैप्स उतने स्पेसिफिक होते हैं जितने फिंगरप्रिंट्स, हर आदमी का फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। ऐसे ही हर एलिमेंट के, हर एटम के स्पेक्ट्रम के गैप्स बहुत अलग होते हैं। उन गैप्स को देखकर अंदाजा लग जाता है कि अच्छा ये हाइड्रोजन का है, हीलियम है, ये बेरिलियम। लेकिन वो लाइन ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ये एक और लिमिटेशन थी बोर्स रदरफोर्ड मॉडल की। चलिए इतना लिख लीजिए, रदरफोर्ड मॉडल खत्म हो।
चलो भाई, सबने लिख लिया? इस चैप्टर के बाद ना एक न्यूक्लियस हुआ करता था, बट न्यूक्लियस पूरा हटा दिया। न्यूक्लियस में सिर्फ एक डेफिनेशन रह गई है फिजन की और एक डेफिनेशन रह गई है फ्यूजन की, बाकी सब हटा दिया। सो आप ये समझिए, इसके बाद आपका खत्म सिलेबस। फिर हम टेस्ट सीरीज और रिवीजन वगैरह शुरू कर देंगे। ये लिख लिया। इसके बाद है बोर्स मॉडल। हाँ, तो बात सेमीकंडक्टर का बताया ना मैंने कि वो एक क्लास का ही रह गया है, एक क्लास के अंदर सेमीकंडक्टर सब हटा दिया है सेमीकंडक्टर से। बोर्स मॉडल ऑफ एटम। अच्छा, बोर्स मॉडल हम नेक्स्ट क्लास में ही शुरू करेंगे, कोई फायदा नहीं है मैं आधा आज कर रहा हूँ आधा मैं सैटरडे करा रहा हूँ। बोर्स मॉडल हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। बस ये आखिरी टॉपिक होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर्स मॉडल। चलिए आज इसको यहीं छोड़ेंगे, सैटरडे से कंटिन्यू करेंगे।